जहां एक तरफ भारत का बजट आ गया है, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, अफगानों के लिए क्या क्या हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जीडीपी से 0.05% चुराएगा यूरोप। आखिरकार यूरोप ऐसा क्यों करेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय विदेश मंत्रालय को गुरुवार को केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 22,154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि पिछले साल ये राशि 18,050 करोड़ रुपए की थी। भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुसार सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा 2,068 करोड़ रुपए का आवंटन भूटान को किया गया है। 2023-24 में हिमालयी राष्ट्र भूटान के विकास योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए थे। बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो ईरान के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भारत की फोकस को रेखांकित करता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार मालदीव को विकास सहायता पिछले वर्ष के 770 करोड़ रुपए के मुकाबले 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए 200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। विकास सहायता के तहत बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि नेपाल को 700 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। बजट दस्तावेजों के मुताबिक श्रीलंका को 75 करोड़, मॉरिशस को 370 करोड़ रुपए और म्यांमार को 250 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। अफ्रीकी देशों के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। लैटिन अमेरिका, यूरेशियाई जैसे विभिन्न देशों और क्षेत्रों को कुल विकास सहायता 4,883 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और अन्य देशों के लिए रणनीतिक और आर्थिक बदलाव लाने वाला है। IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने रणनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों द्वारा एक पहल के रूप में देखा जाता है, जिसे पारदर्शिता की कमी और राष्ट्रों की संप्रभुता की अवहेलना के लिए बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ा है। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में, जब ये गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा और इतिहास याद करेगा कि इस गलियारे की शुरुआत भारत की धरती पर हुई। आपको बता दूं, श्रीलंका जब आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस वक्त भारत ने श्रीलंका को $4 अरब का क्रेडिट लोन दिया था, जिसे करेंसी क्राइसिस से गुजर रहे श्रीलंका की काफी मदद मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024 की सराहना करते हुए कहा कि ये बुनियादी ढांचे के साथ साथ विनिर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है और विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि बजट नए मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा और दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से युवाओं को असीमित अवसर मिलेंगे, शिक्षा और कौशल नए आयाम हासिल करेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में संशोधन की घोषणा की। इससे करदाताओं को एक साल में करीब 17,500 रुपए का शुद्ध लाभ हो सकता है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा। संशोधित स्लैब कर को तर्कसंगत बनाने की कवायद का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कम आय वालों पर बोझ कम करना है। सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया कि मानक टैक्स कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाएगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। कुल मिलाकर ये प्रस्ताव आया है। हालांकि आपको बता दूं, सबसे पहला रिएक्शन पाकिस्तान का आया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष का जो बजट पेश किया, इसमें कई ऐलान किए। इस पर पाकिस्तान के रणनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा कि भारत ने अपने बजट को एक ग्लोबल इवेंट बना दिया है। अपने बजट की कैसे दुनिया में चर्चा कराएं, यह हमें भारत से सीखना चाहिए। कमर चीमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का ये बजट ऐसे समय में आया है जब भारत
में 47 मिलियन नौकरियां बीते 12 महीने में पैदा हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नौकरियों का ये डेटा दिया है। भारत को ये बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी ओर पाकिस्तान में नौकरियां जा रही हैं। पाकिस्तान में वैसे भी ज्यादातर चीजों का आंकड़ा नहीं है, यहाँ तो एक ही आंकड़ा आता है कि कितने लोगों ने मुल्क छोड़ा है। चीमा ने कहा कि बजट को भारत ने बड़ा इवेंट बनाने के लिए तंजानिया के अफसर बुला लिया है। ये लोग बजट देखने भारत आए हैं। वित्त मंत्री बता रही हैं कि कैसे उनके यहाँ बजट बनता है। उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि हमारे यहाँ दूसरे देश के लोग बैठे हैं। एक हमारा पाकिस्तान है। जब यहाँ के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो लगता है कि IMF की ओर से अंग्रेजी में उनको स्पीच लिखकर दे दी गई है। भारत और दूसरी दुनिया के कमजोर मुल्कों को दिखा रहे हैं कि अमेरिका को छोड़ो और हमारी ओर देखो। कमर चीमा ने वित्त मंत्री सीतारमण की तारीफ करते हुए कहा कि उस लेडी का ध्यान गाड़ी और महंगी साड़ी पर नहीं बल्कि अपने काम पर है। चीमा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्री की गाड़ी देखो तो बड़ा फर्क है। सीतारमण की गाड़ी पाकिस्तान के नेताओं के मुकाबले बहुत आम है। हमारे अफसर जैसी गाड़ियां में घूमते हैं उसमें आम कार सीतारमण की है। इससे पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए कि दिखावे से कैसे दूर रहते हैं। खैर, जहां यहाँ पे चर्चा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक मुसीबत भी खड़ी हो रही है। यूरोपीय यूनियन, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। PM मोदी ने हाल ही में इनके चुनाव जीतने पर इनको बधाइयां भेजी है, उर्सुला वोन डेर लेन। हालांकि आपको बता दूं, इनके निर्णय भारत के लिए कभी उतने फायदेमंद रहे नहीं हैं। यानी कि आने वाले 5 साल अभी इन्हीं के साथ बिताना होगा और इन जो 5 साल है, इस 5 साल में ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगी। भारत का कार मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2047 तक ये 5 गुना बढ़ जाएगा, ये कहना है सुजुकी का। और कहना है कि मैं तो यहाँ जल्दी से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट लॉन्च करूंगा। पर भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर अब यूरोप बहुत टेंशन में है। यूरोप क्या चाहता है, कार्बन टैक्स के नाम पर भारत से 0.05% भारत की GDP का ये हासिल कर लेंगे। इसका नाम इन्होंने दिया है यूरोपीय यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और ये 25% तक टैक्स इसमें लगाने वाले हैं, जिसके तहत इन्होंने कहा है कि जो भी सामान इनसे बनकर आएंगे जिनसे कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन होता है तो फिर हम उन पे ऊपर ये टैक्स लगाएंगे। भारत, चाइना जैसे देश कई बार इस चीज़ का विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन इस विरोध का बहुत ज़्यादा असर होता हुआ नहीं दिखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कैटेगरी के अंदर में फॉल करती हैं। ऐसे में भारत को अपनी GDP का 0.05% देना पड़ जाएगा। हालांकि ये रकम कोई छोटी रकम नहीं है, बड़ी रकम ही है। अब सुनने में ये छोटा लगता है, लेकिन जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी उतनी ही रफ्तार से ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर यूरो खुद डूबा जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल है, जिसमें कहा जा रहा है क्या जर्मनी यूरोप का बीमार देश बन गया है। जर्मनी की इकोनॉमी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी वो इस वक्त ऐसे हालात में है और भारत तेजी से यूके को पछाड़कर यूरोपीय देशों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सब कुछ देखते हुए ये यूरोप अब नए नए कारनामे जरूर करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।